one of the most important theoretical question of this chapter. One of the most important theoretical question of this chapter. What are the limitations of accounting? हमने पढ़ा objectives, functions, advantages. सिर्फ और सिर्फ हमने अभी तक positives सुने. कह रहे कुछ limitations भी हैं accounting के. Accounting की कुछ limitations भी हैं. कैसे? Number 1, सुनने पे ध्यान देंगे please. Accounting is not fully exact. कह रहे मतलब कह रहे आपने लिखा हुआ है कि आपके पास एसेट्स हैं 2 करोड़ के, जरूरी नहीं है कि आज के रेट में उनको बेचने जाओ तो 2 करोड़ रुपए के बिक जाएं. अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट. सर्टेन एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड. सर्टेन एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, आपने मशीन खरीदी, आपने गाड़ी खरीदी, 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी. अब 1 साल के बाद क्या उसकी वैल्यू 20 लाख की होगी? नहीं, उसकी वैल्यू तो गिरेगी. बट आपने तो बुक्स में दिखाया ना जितने की खरीदी, उसके बाद हर साल वो क्या होता है, उसको टर्म देते हैं डेप्रिसिएशन. क्या टर्म देते हैं? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज द फॉल और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूजेज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम. बट डेप्रिसिएशन के ना फिक्स्ड रेट दे रखे हैं इनकम टैक्स एक्ट में, कंपनीज एक्ट में. फॉर एग्जाम्पल 10% रेट दे रखा है. तो अगर अकाउंटिंग में आपको रेट दे रखा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तो मतलब अगर आपने 20 लाख की कार खरीदी तो 1 साल में वो 10% डेप्रिशिएट करेगी, 2 लाख डेप्रिशिएट करेगी. 1 साल के बाद वो 18 लाख की आ रही होगी. यस और नो? बट क्या जरूरी है कि 1 साल पुरानी गाड़ी 20 लाख की आप बेचने जाओ तो 18 लाख की बिक जाएगी क्या? नहीं, गिर जाती है वैल्यू एकदम से. तो 18 लाख की तो मुश्किल ही बिकेगी. 16-17 शायद मिल जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो. पॉइंट है कि एज फार एज पॉसिबल जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है ना, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हो रही है, तो वो फुली एग्जैक्ट होती है, जो जो एग्जैक्ट वाउचर्स हैं. बट एट टाइम्स वेरियस एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. मतलब हो सकता है मैंने, मेरे डेटर्स थे. डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स आर द पीपल हु ओ अस मनी. तो मेरे डेटर्स थे 50 लाख. तो एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस. अगर आपको लगता है कि आपका कोई लॉस होने वाला है ना, तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करके चलो. तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली हर साल क्या होता है, 2-3% पैसे वापस नहीं आते. मतलब बैड डेट्स हो जाते हैं. बैड डेट्स होते हैं इररिकवरेबल अमाउंट. 2-3% किसी भी बिजनेस में कुछ ना कुछ बैड डेट्स होते हैं. कुछ लोग भाग के चले गए, कुछ लोग लॉसेज हो गए, कुछ लोग डेथ हो गई, कुछ भी हो गया ड्यू टू व्हाटएवर रीजन. 100% रिकवरी जरूरी नहीं है कि बिजनेस में होती है. तो 2-3% के लिए लोग प्रोविजन क्रिएट करके चलते हैं कि हो सकता है कि ये पैसे ना मिले. इज इट एन एग्जैक्ट अमाउंट और अ प्रोविजन? एस्टिमेटेड और एन एग्जैक्ट अमाउंट? एस्टिमेटेड अमाउंट है. तो at times accountancy is not fully exact. अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो एक एक रुपया, अगर मैं परचेजेस जितने का सामान खरीदा, आपको बिल दिखाना पड़ेगा, बिल अकाउंट में रखना पड़ेगा, तब आप उतनी परचेजेस दिखाएंगे तो वो एग्जैक्ट होंगे. सेल्स आपके एग्जैक्ट होंगे, बिजली का बिल एग्जैक्ट होगा. तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट देयर एग्जैक्ट वैल्यू. बट एट टाइम्स एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड. तो एस्टिमेट्स के मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए. एक डेप्रिसिएशन का, क्योंकि वो एक एस्टिमेट ही तो है कि 10% पे डेप्रिशिएट करेगी. तो क्या जरूरी है कि 10% पे ही डेप्रिशिएट करती होगी? आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो शायद कम रेट पे हो. आप रेफरेंस टफ यूज करते हैं तो आपकी तो ज्यादा हो सकती है. लेकिन अकाउंटेंसी में तो सेम फिक्स रेट पे ही होता है. चाहे आप घटिया गाड़ी चला रहे हैं या बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, वो फिक्स रेट पे ही डेप्रिशिएट करेगी एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न. एस्टिमेट ही तो है वो. So one of the most important limitation is accounting is not fully exact. Accounting is not fully exact in spite of the fact that transactions are recorded on the basis of evidence. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन बिना बिल के रिकॉर्ड नहीं हो सकती. अगर आप बोल रहे हो कि आपकी सेल 100 करोड़ है, मान लेंगे, बिल्स दिखाओ. आप बोल रहे हो कि आपके खर्चे 50 करोड़ है, मान लेंगे, बिल्स दिखाओ. तो नॉर्मली
The entire accounting is done on the basis of evidence, documentary evidence. But although transactions are recorded on the basis of evidence, yet at few places estimates are made for ascertaining profit or loss. For example, estimating the useful life of an asset. मतलब अब जैसे मैंने बताया ना कि गाड़ी है, कार के लिए, अब आप कार के लिए मैंने बोला कि 10% डेप्रिशिएट कर लो, तो 10% डेप्रिशिएट कर रहे हो हर साल, तो इन द प्रोसेस आप अज्यूम कर रहे हो कि आपकी कार की एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स है। एस्टिमेट ही तो है वो। अगर आप एस्टिमेट करते कि मेरी 20 इयर्स है, तो आप हर साल 5% डेप्रिशिएट कर रहे होते। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट आपको एस्टिमेट करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया था कि जो मोबाइल फोन है वो करंट एसेट या नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। बट किसी ने कहा था सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 1 साल ना चले, तो मैंने बताया था कि हम किस बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं कि कोई चीज कितना चलेगी, उसकी इनहेरेंट लाइफ। तो मोबाइल फोन की एक लाइफ मानी जाती है 4 to 5 इयर्स। एस्टिमेटेड ही तो है वो, या एग्जैक्ट है? एस्टिमेटेड है। कुछ लोग 6 साल भी यूज करते हैं, कुछ लोग 2 साल भी यूज नहीं करते। तो एस्टिमेट होता है। एक एग्जांपल, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट हेल्प्स इन डिटरमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो है ना यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, कहाँ यूज होता है? हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। तो एक और एग्जांपल, प्रोवाइडिंग डाउटफुल डेट्स। प्रोवाइडिंग डाउटफुल डेट्स, तो एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं डाउटफुल डेट्स का। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो एक और एस्टिमेशन होती है कि जो आपके पास सामान बच गया, आपके हिसाब से कितने का बिकेगा। जरूरत नहीं है इतना काफी है कि हम एसेट्स की वैल्यू के लिए एस्टिमेट लेते हैं, हम डाउटफुल डेट्स के लिए एस्टिमेट लेते हैं। पॉइंट इज अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। चलो डिस्कस कर ही लेता हूँ ये भी। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मैं बता ही चुका आपको, एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपके पास सामान बच गया उसको कहते हैं स्टॉक। जिस चीज में आप डील करते थे, अगर आप स्टेशनरी डीलर हो तो आपके पास कितनी स्टेशनरी बच गई, वो स्टॉक है। तो स्टॉक आपके पास बच गया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है एक प्रोसेस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो सर जितने का खरीदा था उतनी है उसकी वैल्यू, नॉर्मल सिनेरियो में वही रहता है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में गिर गई है, तो क्या जितने का आपने खरीदा था उतने का बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे। तो आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। अगर उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो गई है, डाउनवर्ड अपवर्ड हो गई है, तो कोई बात नहीं, फिर तो आप कॉस्ट पे दिखाओ, जब बिकेगा तब बिकेगा। लिखिए देता हूं मैं यहाँ पे, आगे फिर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कोई बता सकता है क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, डू नॉट एंटिसिपेट, do not anticipate profits, do not anticipate profits, provide for all the possible losses। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट मतलब अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके कोई प्रॉफिट होने वाला है, आप उसको पहले से बुक मत करो, पहले से अकाउंट्स में मत दिखाओ, जब होगा तब दिखा देना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके कोई लॉस होने वाला है, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो, उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो। तो उसका एग्जांपल ऊपर जो दे रखा है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस लगा के ही होती है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्लियर? चल सकते हैं आगे। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया। अनरियलिस्टिक, ध्यान से सुनेंगे, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम। मतलब जितने का आपने खरीदा, जैसे कि आपने गाड़ी खरीदी 20 लाख की, तो आप उसको 20 लाख पे दिखा रहे हैं। अब बस वो 10-10% करके डेप्रिशिएट होती रहेगी। 1 साल के बाद वो कितने की हो जाएगी? 18 लाख। 2 साल के बाद कितने की हो जाएगी? 16 लाख। 3 साल के बाद कितने की हो जाएगी? 14 लाख। लेकिन 3 साल पुरानी गाड़ी बेचने जाओगे तो क्या आपको 14 लाख मिल जाएंगे? नहीं, नॉट नेसेसरी। ऐसी लैपटॉप है, अगर
ये तो और ज्यादा फास्ट पेस पे गिरते हैं इनके प्राइसेस। तो सेकंड हैंड होते हैं, मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए। आपने मोबाइल फोन खरीदा 1 लाख का, ध्यान से सुनना, और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, इससे आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। आपने आईफोन खरीद लिया 1,20,000 का, ठीक है जी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 1,20,000 का खरीदा, 1 साल के बाद 10% डेप्रिसिएशन होती है 12,000 रुपए, 1,08,000 रुपए का आ रहा है आपकी बुक्स में आईफोन। 1 साल पुराना आपका आईफोन 1,08,000 का बिक जाएगा? इम्पॉसिबल। 1,08,000 का तो शायद हो सकता है कि नया मिल रहा हो, 80 से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। मतलब बहुत हाई लेवल का ही बेवकूफ बनाना पड़ेगा 80,000 का बेचने के लिए भी। 1 साल पुराना फोन नहीं खरीदेगा कोई 80,000 में, यस और नो? बहुत कम चांसेस हैं कि 80,000 का बंदा सोचेगा यार कि मैं थोड़ा सा और लगा के नया ही ले लूं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है, लेकिन आपके अकाउंट तो उसको 1,02,000 का दिखा रहे होंगे या 1,08,000 का दिखा रहे होंगे, अगर सिर्फ 10% डिप्रिशिएट हुआ है। तो क्या वो सही है इन्फॉर्मेशन? अकाउंटिंग के हिसाब से तो कोई वायलेशन नहीं है। तो लेकिन सर ये तो अनरियलिस्टिक वैल्यूज हैं। आप एक बात बताओ ना, कि वो जो एसेट आपने खरीदा था वो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा था या आगे बेचने के लिए खरीदा था? बिजनेस में यूज करने के लिए। तो जब मैंने बेचने के लिए खरीदा ही नहीं, तो मार्केट में उसका रेट क्या चल रहा है मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने फर्नीचर खरीदा, ध्यान से देखना, मैंने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 1 साल के बाद 90,000 का है मेरे बुक्स में। लेकिन अगर बेचने जाओगे तो क्या बिक जाएगा 90,000 में? लेकिन अकाउंटिंग तो ऐसे ही होती है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने का आपने खरीदा था, जितने का आपने खरीदा था उतने पे, और उसके बाद बस वो डेप्रिशिएट होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ऑल्दो मैं बता ही चुका हूं बट फिर भी लिख देता हूं। बताएं बेटा भास्कर, डेप्रिसिएशन का मीनिंग जल्दी से ट्राई करेंगे। सही बोल रहे हो बिल्कुल, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मतलब जैसे गाड़ी चलाते हैं, इधर से टच हुई, उधर से टच हुई, थोड़ा घिसे, तो वेयर एंड टेयर। यूजेज, पैसेज ऑफ टाइम, एटसेट्रा, डेप्रिसिएशन। तो assets are recorded in the books of accounts at the historical cost and depreciated over their useful life. The fact that the assets are recorded at the historical cost and as a result current values are not shown. current value की मार्केट में कितने का चल रहा है, कह रहे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो अपने बिजनेस यूज के लिए लिया, जितना खर्चा किया है मैं तो वो दिखाऊंगा, बस वो डेप्रिशिएट होता रहेगा। Also their useful life is estimated to provide depreciation. It makes the information unrealistic. Limitations, accounting is not fully exact, unrealistic information. Doubt? वो फिक्स्ड है, वो रेट्स इनकम टैक्स एक्ट ने दे रखे हैं, 10% पर एनम, 15 डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एसेट। सॉफ्टवेयर का 40% पर एनम, कंप्यूटर्स का 20-25% पर एनम। आपको रेट्स याद नहीं करने, बट मैं बता रहा हूँ कि वो रेट्स फिक्स्ड है, वो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अपने रेट्स हैं, कंपनीज एक्ट के अपने रेट्स हैं, उसी रेट पे आपको डेप्रिसिएशन दिखानी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है क्या। और घर पे है वो ये सब है, कुछ नहीं खुला, और नया मॉडल आ गया, मेरे को 10,000 को ज्यादा था, तो मैं गई उसके बाद मैंने बोला कि मेरा ये फोन है, मेरे को 10,000 दो और मेरे को नया फोन दे दो। पर वो पर्टिकुलर टाइम को था नहीं ना, मतलब फिर भी मैंने बोला कि नहीं, जब इस वो हुआ है प्राइस आपको 20,000 देंगे, तो ये इसमें मैंने नया फोन खरीदा, डब्बे में पड़ा हुआ है, उसको यूज नहीं करा, 1 साल के बाद बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब मर्जी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन is the fall in the value of an asset due to wear and tear. सर wear and tear तो तब होगा जब मैं डब्बे से निकालूंगा। यूजेज,
यूजेज तो सर तब होगी जब मैं डब्बे से निकालूंगा। और पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, ये भी तो एक रीजन दिया मैंने डेप्रिसिएशन का, कि आप यूज करो या ना करो। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, आपने गाड़ी ली, घर लाए, कवर चढ़ा दिया, ना मिट्टी लगी ना धूल, वो चली ही नहीं गाड़ी, बट टाइम तो चलता रहा, टाइम तो नहीं रुका। तो पैसेज ऑफ टाइम भी एक फैक्टर होता है डेप्रिसिएशन का। तो एसेट जैसे ही आपने लिया, वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो चुका है, वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो चुका है पैसेज ऑफ टाइम से भी। क्लियर? कोई डाउट? यूज करना जरूरी नहीं, यूज करना जरूरी नहीं है। क्लियर? अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जैसे हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, only those transactions are recorded in the books which can be measured in terms of money. Transactions which cannot be measured in terms of money are not recorded in the books. तो accounting ignores qualitative elements like, अब जब मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे फीस दी, तो जितनी फीस दी वही रिकॉर्ड होगी ना, चाहे मैं अच्छा पढ़ाऊं या बेकार पढ़ाऊं। तो क्या क्वालिटी ऑफ गुड अकाउंटिंग में मेजर होती है? अकाउंट्स में दिखाते हैं क्वालिटी ऑफ गुड, नॉट पॉसिबल टू मेजर इट इन मॉनेटरी टर्म्स। क्वालिटी ऑफ सर्विस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, तो ये होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होते हैं ये? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, देयरफॉर दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब ध्यान से देखना, किसी कंपनी के पास बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं जो कि वो बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, बट वो हाईली क्वालिफाइड बंदे, क्या वो अकाउंट्स में आ सकते हैं? तो वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इग्नोर्स the qualitative elements. Accounting is confined to monetary matters only. Therefore, qualitative elements like quality or skills of management and staff, industrial relations and public relations are ignored. कि कंपनी के रिलेशंस कैसे हैं मार्केट में, वो अकाउंट्स में नहीं आ रहे। वो आपको बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं, रिलेशंस की वजह से होता है, बट अकाउंटिंग उसको कंसिडर नहीं करती। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मॉनेटरी वैल्यू चीजों की गिरती जा रही है, आपको सेम चीज खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बट कह रहे हैं अकाउंटिंग डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द प्राइस लेवल चेंजेस। इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया जाता अकाउंट्स बनाते टाइम। इट इज अज्यूम्ड दैट मनी हैज अ स्टैटिक वैल्यू, मतलब आपने 1 लाख खर्च करे थे तो वो 1 लाख ही रहेंगे, बस वो डेप्रिशिएट होते रहेंगे, ऑल्दो मनी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, कह रहे वो कंसिडर नहीं किया जाता। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट, इट चेंजेस इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली। 1 साल पहले जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, अब 1 लाख रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रही। अब 1 लाख रुपए में आपको पहले से कम सामान आएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, बट अकाउंटिंग इग्नोर्स द चेंज इन प्राइस लेवल। Accounting, however, presumes that the value of money remains stable. बहुत ही बड़ी unrealistic assumption है, but limitation है, वो लेनी पड़ती है। Unless price level changes are considered, accounting information will not show correct financial position, financial results. But तो limitation हुई ना ये, accounting ignores price level changes. Most important, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले पे उनके सबसे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो फिर हम घुसते हैं, फिर हम ढूंढते हैं कि ऐसा कुछ और है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सबसे अच्छा था वही वहां पे डिस्प्ले पे था, उसे कहते हैं विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग में क्या होता है कि बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है वैसा हो, बट हो सकता है कि वैसा ना हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ मैनर टू शो बेटर रिजल्ट्स देन व्हाट दे एक्चुअली आर। तो कुछ कंपनीज करती हैं विंडो ड्रेसिंग
टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। अभी काफी सारे केसेस सुनने में आए, तो कुछ स्टार्टअप्स ने फंड्स रेज करने के लिए इन्फ्लेटेड नंबर्स शो करे। अब अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट है, कागज ही तो है, तो मैनिपुलेट करना पॉसिबल है, क्योंकि पूरी, अब तो आप पढ़ चुके अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होती है, तो लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तो उसमें क्या जर्नल लेजर दिख रहा है? तो वो पीछे की जो पूरी ट्रेल है वो तो दिख नहीं रही वहां पे। तो अगर हेरा फेरी हुई तो ऊपर ऊपर से पता करना इम्पॉसिबल है, ऊपर ऊपर से पता करना इम्पॉसिबल है। हम तो बस जो ऑडिटर्स हैं उनके सिग्नेचर पे भरोसा करते हैं कि यार इन्होंने साइन करा, इतनी बड़ी बड़ी सीए फर्म्स हैं तो उन्होंने चेक कर लिया होगा ये सब, बट मिले हुए हो सकते हैं, मिले हुए हो सकते हैं। घर जाके गूगल करना सत्यम फ्रॉड, सत्यम सत्यम। तो अब जो महिंद्रा सत्यम एक कंपनी बन गई है, तो पहले होती थी सत्यम। तो अकाउंटिंग फ्रॉड ही हुआ था, जिसमें वन ऑफ द लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म थी, बट लेकिन फ्रॉड कंपनी के एंड से हुआ था। PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, नाम तो सुना ही होगा, बट मैनेजमेंट का काम होता है अकाउंटिंग करना, उन्होंने उनसे ही इंफॉर्मेशन हाइड करी। 7,000 करोड़ का, कम से कम मुझे एग्जैक्टली आती है बट 15 साल पुराना फ्रॉड है, तब 7,000 करोड़ का फ्रॉड है। बैंक बैलेंसेस इन्फ्लेटेड दिखा रखे थे, बैंक बैलेंसेस इन्फ्लेटेड दिखा रखे थे। बैंक स्टेटमेंट है ना, बैंक स्टेटमेंट तो कागज का टुकड़ा ही है, दिखा सकता हो ना, फोर्स्ड दिखाई और साइन करा लिए। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन पॉसिबल है। गूगल करना सत्यम फ्रॉड। द टर्म विंडो ड्रेसिंग, तो मतलब बस आपको ब्रीफ दे रहा हूं ताकि आप उसके आगे कंटिन्यू करें, कि वो बैंक बैलेंसेस से रिलेटेड फ्रॉड था। इन्फ्लेटेड बैंक बैलेंसेस, इन्फ्लेटेड इन्वेस्टमेंट्स दिखा रखे थे, वो पैसे थे ही नहीं कंपनी के पास। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स in a way so as to conceal vital facts and present the financial statements to show a better picture than what actually is. In this situation, income statement, that is the profit and loss account, does not show the correct profit or loss, and the balance sheet does not show the true financial position of the business. Clear? Limitations of accounting, very, very important.